हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए ठीक है, आ जाइएगा सभी लोग। ठीक है, जुड़ जाइए क्लास से। जी, सब लोग ठीक हैं बेटा, ठीक है ना? सब अच्छे हैं और आप लोग भी सब अच्छे हैं भैया, आप भी सब बढ़िया हैं। और अगर नहीं है बढ़िया तो भैया आपको बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना? जी हाँ, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। ठीक है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। पढ़ते रहना है बस, सकारात्मक दिशा में, ठीक है ना? मेहनत करते रहना। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए सभी लोग आइए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक सर क्या है? तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। हालांकि ये जो आपका टॉपिक है ये सैटरडे को होना था, लेकिन सैटरडे को बच्चे कोई बहुत जरूरी काम आने की वजह से वो क्लास आपकी नहीं हो पाई। ठीक है, संडे को तो ऑफ रहता ही है। ठीक है, अब मैं आपकी क्लास ये मंडे को ले रहा हूं, लेकिन ये जो क्लास होगी ये होगी 3 घंटे की। मैं आपको बता देता हूं भैया जी, ये क्लास पूरी 1 बजे तक होगी। ये पूरी क्लास 3 घंटे की होगी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, 3 घंटे की क्लास क्यों होने वाली है? क्योंकि बेटा राहुल सर की तबीयत खराब है, उनको फीवर है बहुत तेज, है ना? पिछले 4-5 दिनों से लगातार वे सफर कर रहे हैं फीवर में। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप आराम करिए, अच्छे से प्रॉपर ठीक हो जाइए। जब तक आप ठीक नहीं होते, ठीक है, मैं क्लासेस ले लूंगा। जब आप ठीक हो जाए तो आप, ठीक है ना, 10 बजे से क्लास ले लेना पूरा। क्लियर है ना? तो मतलब ऐसी स्थिति में कि जब वो बीमार है तो उनका आराम करना बड़ा जरूरी है बच्चों। और ये होता है कि जब हमें फीवर आता है, हम कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, तो वो हमारी परेशानी जो है वो लगातार बनी रहती है। तो उनके ऊपर भी बेटा, हम टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, ठीक है, सिलेबस का, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देने का। तो मैंने उनको आश्वस्त किया, मैंने कहा सर आप मस्त रहिए, पहले अच्छे से आप ठीक हो जाइए। ठीक है, हम सब बच्चों की दुआ आपके साथ है, सारे बच्चों की, आप जल्दी स्वस्थ होइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, भारत के भौगोलिक प्रदेश, उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत के भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश। ठीक है भैया, जब हम भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, भौगोलिक प्रदेश का मतलब क्या होता है सर? जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल रीजन, भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन। जब हम भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं ना, तो बच्चे हम भारत को टोटल 6 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? चलिए तो उनको देखेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। तो टोटल 6 भागों में जो हम डिवाइड करेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेशों को, आइए उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी सबसे पहले क्या? सबसे पहले उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला आपने देखा है। ठीक है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को आपने देखा था कि आखिर ये बना कैसे था। आपने उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला की भूगर्भीय संरचना देखी थी। ठीक है, आज अब उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के, ठीक है, उस भौगोलिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे भूगर्भीय संरचना का मतलब होता है कि आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ। और जब हम उस ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में, जब भौगोलिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर सर किस किस तरह की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी वहां पर पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी पहाड़ी है, कौन कौन सी घाटी है। तो वहां पर हम इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद दूसरा क्या है सर? उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तीसरा क्या है भैया जी? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये तो वही है तीनों जो भूगर्भिक संरचना में थे,
जो भूगर्भिक संरचना में थे वही भैया जी यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे भौगोलिक प्रदेशों में भी। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अच्छा, अब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात सर, और वो कौन कौन से 3 भौगोलिक प्रदेश हैं इनके अलावा, वो और 3 कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं इनके अलावा? तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बाद भैया जी हम सबसे पहले देखेंगे बच्चे हमारे तटीय मैदान। क्या भैया? तटीय मैदान। इनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तटीय मैदानों को, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। तटीय मैदान देखेंगे। अच्छा, ऐसा करता हूं, मैदान को मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। तटीय मैदान देखेंगे हम। तटीय मैदान हो गया। तटीय मैदान के बाद अगला हम द्वीपीय प्रदेश देखेंगे। क्या देखेंगे भैया जी? हम द्वीपीय प्रदेश देखेंगे। जो आइलैंड्स हैं भारत में, जो प्रमुख आइलैंड्स हैं, हम उनको देखेंगे, द्वीपीय प्रदेशों को देखेंगे। और फिर देखिए हमारे भारत में बच्चे एक पश्चिमी हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का भी है, तो हम उस मरुस्थलीय प्रदेश को भी देखेंगे, ठीक है। हम उस मरुस्थलीय प्रदेश को भी देखेंगे। तो टोटल अगर आपसे कोई भी पूछे भारत की भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 6 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6 के 6 भाग मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। ये छठवां हो गया, ये छठवां हो गया भैया मरुस्थलीय प्रदेश, ये 5वां हो गया भैया द्वीपीय प्रदेश, ये 4था हो गया भैया जी, ठीक है, तटीय मैदान, ये 3रा हो गया भैया जी, ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये 2रा हो गया भैया जी, और ये पहला हो गया भैया जी, ठीक है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। तो टोटल हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के क्रम में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इनको हम मानचित्र पर देखेंगे कि आखिर इनका विस्तार कहां कहां पर पाया जाता है ना। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो हमें क्या, कि हम इनको मानचित्र पर देखेंगे कि आखिर इनका विस्तार कहां कहां पर पाया जाता है। चलो आओ, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यहां पर समझने की विषय वस्तु ये है कि हम देखेंगे, ठीक है, सबसे फर्स्ट उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। तो जब हम उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला देखेंगे बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है वह इन क्षेत्रों में है, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, इसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे ये, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे यहां तक, इस तरह से कर देंगे, है ना, ये ऐसे बता देंगे ये। तो ये जो आपका भाग है ना बच्चे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सर उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मैंने इस तरह से उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को दर्शाया। अब लास्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था इस उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बारे में, वो मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होना, है ना बेटा। तो वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला हो गई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है जी, ये कौन सा है आपका, ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है जी। ये कौन सा है, ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने लिख दिया कि भैया जी ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है। विशाल पर्वत श्रृंखला है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये है उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। अब इस उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब जी ये उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद क्या है आपका, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद आपका मैदानी भाग है। आपका क्या है भैया जी, मैदानी भाग, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे छोटा कर देता हूं, इसको हल्का सा मैं और टिल्ट कर देता हूं। चलिए, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं थोड़ा सा और इसको आप नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा भैया, ये कौन सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, कौन सा भाग आपको देखने को मिलेगा, ये भैया जी, ठीक है, आपको उत्तर भारत का या मध्य भारत का, इसको मध्य भारत भी कह देते हैं, उत्तर भारत भी कह देते हैं, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो ये आपको विशाल मैदान देखने को मिलेगा, ये विशाल मैदान है, विशाल मैदान है ये वाला जो है। अब विशाल मैदान को हम किस तरह से डिनोट करेंगे बेटा, विशाल मैदान को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये विशाल मैदान है, ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा ऐसे इसको करके ऐसे, जिससे कि क्लैरिटी रहे कि भैया जी ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला विशाल मैदान है। अब विशाल मैदान के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है भैया जी, ये वाला हिस्सा
ये वाला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आप इसको देखेंगे तो ये जो आपको तटों के सहारे सहारे जो देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा जो तटों के सहारे सहारे देखने को मिलेगा, ये वाला जो तटों के सहारे सहारे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको क्या देखने को मिलेगा भैया जी, ये तटीय मैदान देखने को मिलेगा, ये तटीय मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा। अब ये चूंकि पश्चिम में है तो उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे, ये पूर्व में है तो उसको पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, ठीक है। तो ये पश्चिम का तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया और ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तटीय मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तटीय मैदान। इसके बाद ठीक है, इस वाले हिस्से पे जरा गौर करेंगे बच्चे, ये वाला जो हिस्सा है इतना बड़ा नहीं, ठीक है, इतना आप मान के चलिए, ये वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे, ठीक है, इस वाले हिस्से पर आपको मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलेंगे, इस वाले हिस्से पर। मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलेंगे इस वाले हिस्से पे। तो ये वाला जो हिस्सा है इस पे आपको मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलेंगे। इस वाले हिस्से पे बेटा ये वाला जो है ये तटीय मैदान है, इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे, और इस वाले को हम क्या कहेंगे बाबू, इस वाले को हम पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। मेरे साथ साथ बोलो, इसको क्या कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। एक बच के आपका द्वीपीय प्रदेश। तो द्वीपीय प्रदेश बच्चे यहां पर आपका ये लक्षद्वीप, ठीक है, और ये आपका क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। तो ये वाला जो है आपका ये द्वीपीय प्रदेश है। अब ये जो द्वीपीय प्रदेश है ये मुख्य भूमि से अलग है, ये जो द्वीपीय भाग है ये मुख्य भूमि के अलग वाला है, और साथ ही साथ कुछ मुख्य भूमि से जुड़े हुए अपतटीय द्वीप भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे सॉलिफेंटा या एलिफेंटा, बुचर, बटकल, ठीक है ना। तो इस तरह के हमको कुछ अपतटीय द्वीप भी देखने को मिलेंगे और कुछ मुख्य भूमि से अलग, ठीक है, द्वीपीय भाग भी हमको देखने को मिल जाएंगे जी। यहां तक ये बात सबको समझ में आई, प्लीज एक बार मुझे बताएंगे, ठीक है, यहां तक ये बात सबको समझ में आई। प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कि हाँ सर ये बात हमारे समझ में आई, बहुत अच्छे से ये बात हमने समझ ली। और एक बात और बताएंगे आप लोग कि आप लोगों ने जो हमारी यूपी जीके की क्लास हो रही है, जिसमें एक यूपी जीके की ज्योग्राफी वाली क्लास, एक यूपी जीके के बेटा ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जो एक पार्ट ज्योग्राफी वाले पोर्शन का हो चुका है, यूपी जीके का एक ज्योग्राफी वाला पोर्शन, और दूसरा यूपी जीके की कंप्लीट पॉलिटी वाला पोर्शन, ठीक है। वो 2 मैराथन मैंने कराई, उनको देख लेना जाके, ठीक है, ध्यान रखना, देख लेना। चलिए ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। अब यहां पर आओ, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में आओ बच्चे, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में आपको जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हुआ है, वह क्या है, बोलो मेरे साथ, जिसका निर्माण बेटा हिमालय के निर्माण से भी पहले हुआ है वो क्या है, वो है ट्रांस हिमालय। वो क्या है बच्चे, वो है ट्रांस हिमालय। जो हिमालय के निर्माण से भी पहले निर्मित हुआ है वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के नीचे हमारा ग्रेट हिमालय, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट हिमालय, हिंदी में कहेंगे कि हमारा महान हिमालय हमें देखने को मिलेगा बेटा। कौन सा, महान हिमालय देखने को मिलेगा, महान हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के नीचे बच्चे क्या, महान हिमालय। अब इनका जो विस्तार है वो बच्चे आपका जम्मू कश्मीर में स्थित, मतलब अब तो लद्दाख हो गया, तो नंगा पर्वत से लेके और नामचा बारवा तक है। कहां तक है बेटा, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक हेयर पिन टर्न की भांति इसका विस्तार है। और ये ध्यान रखना, ये जो आपको उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला दिखेगी ना, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला का जो कॉनकेव वर्जन है, जो इसका अवतल रूप है, ये पूछा जाएगा बेटा, जो इसका अवतल रूप है, अवतल, ठीक है, कॉनकेव, अवतल का मतलब आप समझते हो ना, जी हाँ,
तो जो इसका कॉनकेव वाला रूप है, जो इसका अवतलीय स्वरूप है, अवतलीय स्वरूप है बेटा इसका तिब्बत के पठार की तरफ, ठीक है, तिब्बत के पठार की तरफ, सॉरी। तो इसका जो अवतलीय वर्जन है, जो इसका कॉनकेव वाला वर्जन है, वो हमको मिलेगा द प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत के पठार की तरफ मिलेगा, तिब्बत के पठार की तरफ इसका अवतल स्वरूप देखने को मिलेगा। और जो इसका उत्तल स्वरूप देखने को मिलेगा ना हमको, उत्तल वाला बेटा, वो किधर मिलेगा? उत्तल स्वरूप इसका दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, इसका जो उत्तल स्वरूप देखने को मिलेगा वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है इस तरह का। तो ये वाला जो हिस्सा है वह अवतल है और ये वाला हिस्सा कौन सा है? उत्तल है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, उत्तल कहते हैं, और जो दबा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण के उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला का अवतलीय स्वरूप किधर है? तिब्बत के पठार की तरफ। और उत्तल स्वरूप किधर है? और उसका उत्तल स्वरूप किधर है? उसका कॉन्वेक्स स्वरूप किधर है? तो उसका जो उत्तल स्वरूप है, उसका उत्तल स्वरूप, भैया जी मेरे साथ बोलो, उसका जो उत्तल स्वरूप है, उसका उत्तल स्वरूप दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उत्तल स्वरूप दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ है, अवतल स्वरूप जो है वो तिब्बत के पठार की तरफ है। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे आपको देखने को मिलेगा भैया जी महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे आपको देखने को मिलेगा मध्य या लघु हिमालय, मध्य लघु हिमालय, उसके नीचे मध्य लघु हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, मध्य लघु हिमालय देखने को मिलेगा, हिमालय देखने को मिलेगा। और मध्य लघु हिमालय के नीचे हमको शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा बेटा? शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से हिमालय का विस्तार हुआ है ना जी भैया? इस तरह से क्या हुआ है? कुछ इस तरह से हिमालय का विस्तार हुआ है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे आपका मध्य लघु हिमालय, और उसके बाद फिर आपका क्या है भैया जी? शिवालिक हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? शिवालिक हिमालय। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये जो महान हिमालय है ये सेनोजोइक महाकल्प के इयोशीन और ओलिगोशीन काल में। तो ये जो है महान हिमालय में लिख देता हूं, इनको भी याद कर लेना। ये बच्चे सेनोजोइक महाकल्प के, सेनोजोइक महाकल्प के इयोशीन व ओलिगोशीन काल में, महाकल्प के इयोशीन व ओलिगोशीन काल में, ओलिगोशीन काल में, ओलिगोशीन काल में, सेनोजोइक महाकल्प के इयोशीन व ओलिगोशीन काल में। ये मध्य लघु हिमालय जो है बेटा, ये वाला जो मध्य लघु हिमालय है ये मायूशीन काल में। कौन से में बेटा? मायूशीन काल में। ये वाला, ये वाला मायूशीन काल में। और जो नीचे है ना शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय बना है आपका प्लायोशीन काल में। कौन से काल में बेटा? प्लायोशीन काल में। ये कौन से काल में बना है? प्लायोशीन काल में बना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ट्रांस और महान हिमालय के बीच में ये प्रश्न आता है, ट्रांस और महान हिमालय के बीच में क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन। तो इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, मैंने लिख दिया इंडो सांगपो सचर जोन। तो इंडो सांगपो सचर जोन जो है वह ट्रांस और महान हिमालय के बीच में है। महान हिमालय और मध्य और लघु हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है बच्चे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। महान हिमालय और मध्य और लघु हिमालय के बीच में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है इनके बीच में? मेन बाउंड्री फॉल्ट है इनके बीच में। क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट इनके बीच में। और शिवालिक हिमालय और के नीचे में, शिवालिक हिमालय के नीचे और ये जो मैदान है इसमें क्या है बेटा? इनके बीच में जो बाउंड्री है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं उसको। तो इनका क्रम याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ट्रांस और महान हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन, उसके बाद महान और मध्य और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बेटा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद मध्य और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर शिवालिक और ये है क्या है? प्लेन, ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी भाग है, उसके बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब ट्रांस हिमालय में हमारी 3 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, 3 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारी यहां पर काराकोरम देखने को मिलेगी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के बाद दूसरी बेटा हमको देखने को मिलेगी लद्दाख, और लद्दाख के बाद तीसरी हमको देखने को मिलती है यहां पर भैया जी कौन सी? जाश्कर। ये 3 का क्रम है,
ध्यान रखते हैं, इनका जो क्रम है बच्चे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हमको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हमको देखने को मिलती हैं। हेलो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारी बातें ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक चीज को लिखेंगे, है ना। हम एक एक चीज को लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को लिखेंगे। ट्रांस हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय के बारे में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में सारी चीजें लिख लेंगे। मान हिमालय के बीच की सारी चीजें लिख लेंगे, जो भी मान हिमालय में प्रश्न पूछा जाता है। फिर मध्य लघु हिमालय के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर शिवालिक के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इन चारों को हम खत्म करेंगे, है ना। इन चारों को हम खत्म करेंगे, फिर हम मैदान पे आएंगे, फिर हम पठार पे आएंगे। ठीक है, पठार, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में जितने भी पठार पड़ते हैं, सारे पठारों को हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। सब कुछ हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे, बस। ठीक है, अब देखो आप यहां पर आओ, है ना, सारे बच्चे। और देखो यहां पर आने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप यहां पे देखो। ठीक है, आप यहां पे देखो। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं क्या, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ये मैं क्या बना रहा हूं सर? ये मैं बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को मैं बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके, बस ये आप समझ लेना। ठीक है, अब ये जो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है ना बच्चे, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है सर? ये हिमालय है ना, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। अब ये जो हिमालय है, तो इस हिमालय का जो निर्माण हुआ है बच्चे, ये 2 प्लेटों के आपस में एक दूसरे से टकराने के फलस्वरूप हुआ है। 2 महाद्वीपीय प्लेट है। कौन कौन सी? एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ठीक है, जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, तो इन दोनों प्लेटों के आपस में एक दूसरे से टकराने पर, जैसे हेयर पिन होता है ना, हेयर पिन की तरह, इस तरह से हेयर पिन की तरह टर्न पड़ गया। और हेयर पिन की तरह टर्न पड़ने से बच्चे, ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ। हालांकि हिमालय के वास्तविक निर्माण से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखना, उससे पहले ही किसका? उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, जो कि हिमालय के निर्माण से पहले का ही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद, ठीक है, लगातार जैसे जैसे प्लेटें टकराती गई, तो प्लेटों के टकराने से बच्चे बलन पड़ते गए। जैसे जैसे प्लेटें टकराती गई, प्लेटों के टकराने से उनके बीच में फोल्ड पड़ते गए, और फोल्ड पड़ते गए, तो फोल्ड पड़ने के बाद, ठीक है, हिमालय के अंतर्गत बच्चे, ठीक है, नई नई पर्वत श्रेणियों का जन्म होता गया। नई नई पर्वत श्रेणियों का जन्म होता गया, मतलब उनका निर्माण होता गया। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के नीचे क्या है? महान हिमालय। क्या है भैया? महान हिमालय। महान के नीचे क्या है? मध्य हिमालय। महान के नीचे क्या है? मध्य हिमालय। और मध्य के नीचे है शिवालिक हिमालय। अब मैं आपको एक एक हिमालय की यात्रा करवाऊंगा, एक एक हिमालय की यात्रा मैं आपको करवाऊंगा। तो ये वाला जो है, ये वाला हमारा महान हिमालय है। ये वाला जो है भैया महान हिमालय है। ये वाला जो है भैया, ये मध्य हिमालय है। कौन सा है भैया? मध्य हिमालय है। ये वाला जो है, ये वाला हमारा शिवालिक हिमालय है। कौन सा है भैया? शिवालिक हिमालय है। अब एक एक हिमालय की हम यात्रा करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय पे चलते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। तो इसमें बेटा 3 पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सी? ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 पर्वत श्रेणियां हैं बच्चे। एक काराकोरम, काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। अभी जो काराकोरम श्रेणी है ना, काराकोरम श्रेणी, इसी काराकोरम श्रेणी में बेटा
ठीक है, सर्वोच्च चोटी है भारत की जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो इसी काराकोरम में क्या है, इसी काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है यहीं पर भारत की, सर्वोच्च चोटी है भारत की, जो बेटा पीओके के हिस्से में आती है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। ठीक है, इसी काराकोरम में हमको देखने को मिलेगी। उसका नाम क्या है सर, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या है भैया उसका नाम, K2 या गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है, ये ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है भारत की, लेकिन आती किस में है भैया, पीओके वाले रीजन में आती है, पीओके वाले हिस्से में आती है। किस में आती है, पीओके वाले हिस्से में आती है। ठीक है, अच्छा, अभी जो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग है, ये महान हिमालय से जो पृथक हुआ है वो मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, ITSG, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा पृथक है बेटा। किसके द्वारा, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा पृथक हुआ है, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा पृथक हुआ है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमको ये महान हिमालय देखने को मिलेगा। ये जो महान हिमालय है ना, देखिए इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा है, यही वास्तविक हिमालय है। देखिए जो वास्तविक हिमालय है वो यही महान हिमालय है, इसलिए बेटा महान हिमालय को हम क्या कहते हैं, महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो महान हिमालय है, हम इस महान हिमालय को मैं ब्रैकेट ऑब्लिक करके लिख देता हूं बच्चे, किसको हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय क्यों कहते हैं, सब बात समझ में आ गई, क्योंकि हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा है सर्वोच्च हिमालय। अब ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ये वाला हिमालय का हिस्सा। अब हिमालय का ये वाला हिस्सा वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ है, तो वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, हिमाद्री भी। तो कोई भी आपसे पूछे और जो बच्चा लिखता है वो इस बात को लिखेगा, क्योंकि हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा है इसलिए सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय या फिर आपका महान हिमालय, ठीक है ना, हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय या फिर आपका क्या भैया जी, महान हिमालय, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। महान हिमालय, कुछ पॉइंट्स कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से आप समझिएगा, है ना बच्चे। सबसे पहले जो हिमाद्री वाला पोर्शन है, सर्वोच्च हिमालय महान हिमालय, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, देखिए इसलिए सर्वोच्च हिमालय भी हिमाद्री भी है। अब इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस पूरे हिमालय की हमको जो औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी वो मिलेगी बेटा 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर तो औसत ऊंचाई है इसकी, इस वाले हिमालय की। आप सोच के देखो, 6 किलोमीटर तो इसकी क्या है, 6 किलोमीटर तो इसकी औसत ऊंचाई है इस वाले हिमालय की। तो मैं सारे पॉइंट्स को लिखता हूं बेटा कि इस वाले हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इस वाले हिमालय की भैया जी जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर औसत ऊंचाई, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर बेटा इसकी औसत ऊंचाई है। और अगर मैं इसकी औसत चौड़ाई की बात करूं, औसत चौड़ाई की बात करूं मैं, इसकी औसत चौड़ाई तो 150 किलोमीटर, कितना बेटा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मतलब ऐसे करके अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए एक और बात, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे जैसे इस हिमालय में हम नंगा पर्वत से नामचा वर्वा की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम महान हिमालय में पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो पश्चिम के पूरब की तरफ जाने पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी और इसकी चौड़ाई घटती जाएगी। ठीक है, तो इस हिमालय में पश्चिम से पूर्व जाने पर, इस हिमालय में पश्चिम से पूर्व जाने पर, इस हिमालय में पश्चिम से पूर्व जाने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो है बेटा ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व जाने पर ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है पश्चिम से पूर्व जाने पर। लेकिन ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी और चौड़ाई जो होगी बेटा वह घटती जाती है, चौड़ाई घटती जाती है। ऊंचाई बढ़ती जाती है बेटा। तो जैसे जैसे हम इस हिमालय में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे
ऊंचाई बढ़ती जाएगी और बच्चे चौड़ाई क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब जितने भी हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पर पाई जाएंगी। बात समझ पा रही है? हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां बच्चे यहीं पर पाई जाएंगी। आप इस बात को लिख लो बाकायदा कि हिमालय की सभी ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो मेरे साथ बोलो 6000 मीटर सर इसकी औसत ऊंचाई है। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। दूसरा, इसकी औसत चौड़ाई 150 मीटर है। ठीक है ना, 150 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर, माफ करना। तो 150 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। ये 150 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फैला हुआ का मतलब है ऐसे, ठीक है, चौड़ाई के क्रम में 150 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और बेटा चौड़ाई घटती जाएगी। और चौथा पॉइंट जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाएंगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे आप हिमालय की जो भी चोटी देखेंगे बच्चे, ठीक है, जैसे कि आप कंचनजंगा देखिए, आप अन्नपूर्णा देखिए, आप एवरेस्ट देखिए, ठीक है, तो हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की सारी ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाती हैं। किसमें, महान हिमालय वाले हिस्से में। ठीक है, जी। हिमालय की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां, चोटियां, ठीक है, इसी हिमालय में पाई जाती हैं। इसी हिमालय में पाई जाती हैं। इसी हिमालय में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां बेटा इसी महान सर्वोच्च हिमालय में पाई जाएंगी। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा मध्य लघु हिमालय। अच्छा, अब सबसे पहली बात, मध्य हिमालय क्यों कहेंगे, क्योंकि महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, इसलिए मध्य हिमालय है ना। तो मैं लिख दूं इस पर मध्य हिमालय। ये महान हिमालय व शिवालिक के मध्य में है। महान हिमालय, हिमालय व शिवालिक के मध्य में है। शिवालिक हिमालय के मध्य में है, के मध्य में है, मध्य में है। अच्छा, इसके बाद लघु क्यों कहेंगे इसको, इस मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहने के पीछे की कहानी क्या है? आप कह सकते हैं कि हाँ सर, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, ये हम सबके समझ में आती है, इतना हम सब होशियार हैं कि महान और शिवालिक के बीच में इसलिए मध्य है। लेकिन सर हम इसको लघु हिमालय क्यों कहेंगे? लघु हिमालय के पीछे रीजन क्या है कहने का, तो मैं आपको बताऊंगा। लघु हिमालय क्यों कहेंगे, क्योंकि बच्चे ये ऊंचाई और चौड़ाई दोनों के क्रम में महान हिमालय से कम है। तो ऊंचाई व चौड़ाई, चौड़ाई दोनों के क्रम में, दोनों के क्रम में, दोनों के क्रम में, क्रम में बेटा किससे, महान हिमालय से कम है। महान हिमालय से कम है। तो ऊंचाई व चौड़ाई दोनों के क्रम में महान हिमालय से कम है। क्योंकि ये ऊंचाई और चौड़ाई दोनों के क्रम में बेटा महान हिमालय से कम है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इस वजह से हम इसको लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर बताओ तो सही, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बेटा? तो किताबों में जो इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि किताबों में ये है? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बेटा किताबों में ये है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई और चौड़ाई मिलेगी, ठीक, वो डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जो महान हिमालय है, महान हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई में सभी किताबें एक मत है, लेकिन लघु हिमालय में थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ऊंचा नीचा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चे। तो लिखता हूं मैं इस तरह से कि इसकी जो हमें औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी, औसत ऊंचाई वो मिलेगी हमें देखने को 3700 से 4000 मीटर, 3700 से 4000 मीटर। और जो इसकी औसत चौड़ाई देखने को मिलेगी वो बहुत कम देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है, औसत चौड़ाई। तो जो एवरेज, ठीक है, विद हमको देखने को मिलेगी वो लगभग 80 किलोमीटर देखने को मिलेगी।
कितना भैया जी, 80 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब किताबों में अलग अलग है, कई किताबों में 3700 से ये 4300 है, ठीक है। कई किताबों में बेटा 3700 से 4000 मीटर है, कई किताबों में ये 3700 से 4500 मीटर है। तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है, कि ये ध्यान रखना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये मध्य क्यों है, क्योंकि महान और शिवालिक के बीच में है, इसलिए मध्य है ना। छोटा क्यों बोलते हैं इसको, लघु हिमालय क्यों बोलते हैं, लघु हिमालय इसलिए बोलते हैं सर कि ऊंचाई और चौड़ाई दोनों के क्रम में महान हिमालय से कम है, छोटा है, इसलिए हम इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय को, ठीक है। लेकिन मध्य हिमालय में कई प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये मध्य हिमालय की खासियत है कि इसमें कई प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अब एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार मैं आपको इंटरनेट से एक फोटो डाउनलोड करके दिखाता हूं, नहीं तो मैं कल दिखा दूंगा। हाँ, चलो ठीक है। ये देखने को मिल गया। तो एक तो ये भी जरूरी है, ठीक है। इसी भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये डाउनलोड हो गया तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेव इमेज डेस्कटॉप पे कर लेता हूं मैं इसको, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। मैं यहाँ पे डालता हूँ हिमालय पीक। यस, ठीक है, ये अच्छा है। तो मैं हिमालय के अंतर्गत आने वाली पीक, है ना, और जितनी भी बचे हिमालय के अंतर्गत आने वाली, ठीक है ना, श्रेणी है, ठीक है, जो हिमालय के अंतर्गत आने वाली बची जो रेंजेस हैं, तो रेंजेस और पीक मैं दोनों आपको दिखा दूंगा, दोनों चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। बस इसको लोडिंग हो जाने दो, ठीक है। कुल मिला के मुझे थम्स अप करो कि बात समझ में आ रही है सभी को, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। आज हमारे पास 3 घंटे का समय है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम क्लियर कर लेंगे, मतलब जबरदस्त तरीके से। हेलो।